बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। इमरान ख़ान साहब आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी क्यों चाहते हैं और कब तक चाहते हैं? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। वो कब तक, वो क्या चाह रहे हैं कि वो ड्यूरेशन उसकी क्या हो, कब तक तोसी हो? आखिर इसके पीछे कोई राज तो होगा ना। असल कहानी क्या है ये आज आपको बतानी है, और साथ ही ये भी बताना है कि जनाब कि ये आज इमरान ख़ान साहब पुलिस की GIT के सामने ना करते पेश हो गए। पहले तो वो इनकार कर रहे थे, तो जनाब वो पेश हो गए। और साथ ये भी बताएंगे कि ये सिंध का सैलाब मुतासरीन का आटा क्यों रोका गया, क्या वजह क्या है, और वो क्या सूरत हाल क्या है, इसकी कहानी क्या है, और ये आपके साथ डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले मैंने ये डिस्कस करना है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से और आपके ताउन से, आपकी दुआओं से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है, और बहुत कामयाबी के साथ बहुत दुआएं मिल रही हैं भाई। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर वक्त ज़रूरत रहती है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी, यहाँ जो पाकिस्तानी बढ़ चढ़ के दे रहे हैं उनके लिए भी तो बहुत बड़ी बात है। और ये WhatsApp नंबर है, इस पर आप बहुत ही तवातुर के साथ आप रब्ता कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी पर आप रब्ता करें और मैसेज करें या कॉल करें। हम आपको मैकेनिज़्म बताएंगे कि आप किस तरह से इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं। खैर, आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बात ये है, मैं इन तीनों स्टोरीज़ पर आने से पहले ये बात करना चाहूँगा। कल मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 8 मुआविनीन खुसूसी अपने और लगा दिए हैं, ठीक है। उनमें मेरे दोस्त, मेरे अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं फैसल करीम कुंडी साहब, बल्कि वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, ठीक है ना। तो वो भी शामिल, मैंने उनको मुबारकबाद भी दी, बाकियों की भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इसके साथ काबीना की तादाद 69 हो गई है, 69 माशाअल्लाह, जिसमें कोई 33 वफाकी वज़रा हैं, कोई 7 वज़राए मुमलिकत हैं, 4 एडवाइज़र हैं, 25 मुआविनीन खुसूसी हैं। SAPM वज़ीर आज़म साहब के। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद सादा बंदे हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ये मेरे पर्सनल अपने नॉलेज में है, सादगी पसंद हैं वो। कोई इस तरह से, मैंने बताया बात लंबी हो जाएगी, पहले ही मैंने बताया कि वो अपने अपोजिशन लीडर के घर वाले की रेनोवेशन ख़ुद की, और भी कोई इस तरह से ख़जाने पे एक्स्ट्रा उनका कोई बोझ नहीं। लेकिन ये 70 तक तादाद ले जाना वज़रा की या काबीना की, ये मैं समझता हूँ कि वो कौम जो सैलाब की मारी हुई है, वो कौम जो दुखों की, महंगाई की मारी हुई है, बिजली के बिलों ने चीखें निकलवा दी हैं, वहाँ पे माशाअल्लाह काबीना की तादाद 70 तक पहुँच जाना, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये फिर इससे एक मैसेज जाता है कि आपके दिल में कितना एक दर्द है। भाई बात ये है ना, वो मुझे तो ना, मैं यूथिया तो हूँ नहीं ठीक है ना, तो मैं तो जहाँ भी गलत देखूँगा ना मैं बोलूँगा, ठीक है, चाहे कोई भी हो। मैंने ये वादा किया था हर किसी के, आपके हुकूमत चेंज होगी, जहाँ उसका गलत काम नज़र आएगा मैं बोलूँगा, मैं कहूँगा, मैं पॉइंट आउट करूँगा। इसी वजह से पॉइंट आउट करना लाजमी है। पंजाब से आटा ख़रीदा गया, बाकी कुछ चीज़ें ख़रीदी गईं, वो जा रही थी सिंध। PDMA ने ख़रीदा, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो सिंध की है, उसने ख़रीदा आटा, और कोई 4,500 आटे के थैले थे, बाकी भी चीज़ें थी, कुछ राशन वगैरह की, बाकी कुछ चीज़ें थी। तो बाकायदा वो ख़रीदारी की। जैसे अब आप देखेंगे प्रोविंशियल जो है ना मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, जब वो सिंध और पंजाब की सरहद पे पहुंचा, सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे, तो वहाँ जनाब पंजाब के PTI हुकूमत ने, माशाअल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ने, वो उन पर FIR दर्ज कर दी। उन्होंने बिल दिखाया, सारा कुछ वो किया, और ये आटा सैलाब ज़दगान के लिए जा रहा था। अच्छा, इसमें अगर कोई निटी ग्रिटी, कुछ रूल्स, कोई इस तरह के SOPs, कुछ चीज़ें हैं भी सही, तो अगर वो पंजाब का आटा जा रहा था सैलाब ज़दगान के लिए तो वो जाने देते। वो आटा उन्होंने कब्ज़े में ले लिया, FIR कर दी,
अब शर्जील मेमन साहब भी और बाकी लोग भी उस पर जनरल सोशल मीडिया पे भी तनकीद हो रही है कि भाई यार ये क्या है, क्या सूरत हाल है कि जब सलाम ज़दगान पहले आप ये करते हैं कि जब जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे आते हैं UNO के, तो वो एक इंडिया की 2014 की तस्वीर उठा के आपने सिंध के बाज़ारों पे थोप दी कि जी आटा यहाँ बिक रहा है, और बार बार आप तकरीबन कोई सैकड़ों की तादाद में जनरल सेक्रेटरी को टैग कर रहे हैं कि देखें जी सिंध के बाज़ारों में दिया हुआ आटा। बाद में पता चला कि आटा तो हमने दिया ही नहीं है। आटा तो वो उन्होंने कहा कि हमने UK ने या किसी ने आटा तो भेजा ही कोई नहीं है, वो तो बाकी चीज़ें भेजी हैं। तो अब ये इस तरह के हथकंडे और इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत ये एक वफाक को और ये वफाकियत को एक नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। तो इस तरह से एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे और ये करना चाहिए, और ये बहुत ही नेगेटिव। इससे पहले भी हमने देखा, चलो हम मान लें कि जी पता नहीं कोई उसमें कोई फ्लॉ रह गया होगा, कोई गैप रह गया होगा, लेकिन ये जो आप IMF को ख़त लिख रहे थे, और झगड़ा साहब ने तो लिख भी दिया था खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना ने, वो कौन सा को गैप या फ्लॉ था, वो तो आप लिख रहे थे कि जी इनको पैसे ना दें। जैसे आप तो पता नहीं कहाँ मरीख पे रहते हैं और यहाँ पे आपका ये दुश्मन मुल्क हो, खुदा न खासा पाकिस्तान, और उस तरीके से आप कह रहे हो कि आप इनको पैसे ना दें। इससे पहले भी कह चुके हैं कि आप इनको सैलाब के फ़ंड न दें। तो ये क्या कर रही है PTI, और ये क्या कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही, और ये क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब आ जाएँ, इमरान खान साहब पेश हो गए JIT के सामने। वो बड़ा इनकार कर रहे थे कि जी JIT के सामने मैं पेश नहीं होऊंगा, लेकिन उनको पेश होना पड़ा। SP इन्वेस्टिगेशन ने भी, और भी SP साहब थे, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन ख़ास तौर पे तो इन्वेस्टिगेट वो तफ्तीशी अफसर होता है ना, वो जो सब इंस्पेक्टर होता है या इंस्पेक्टर होता है, उसके सामने पेश हुए। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ ना कि जो खान साहब जिनके गर्दन में सरिया था, या कुछ लोग कहते हैं सरिया, आप गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गार्डर है, ठीक है, जो भी है, तो उस हवाले से मतलब उनमें एक बड़ी रऊनत है, बड़ी तमकनत है, तो मैं नहीं पेश होऊंगा, लेकिन फिर पेश होना पड़ा। फिर उसके बाद जनाब खड़े होके, अच्छा वहाँ पे बड़े सवालात भी हुए, और फिर उसके बाद खड़े होके कोई 21-22 सवालात उनसे पूछे गए, और फिर खड़े होके जनाब मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि जी मैं जब कॉल दूंगा तो ये ठहर नहीं सकेंगे, बस मैं कॉल देने लगा हूँ और मैं आखिरी कॉल, और ये वो सोच लें फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो पहले भी कहते थे, वो पहले भी बहुत सारी बातें ऐसे से करते थे। खान साहब को एक 100/100 नंबर देने पड़ेंगे कि वो झूठ इंतहाई महारत से बोलते हैं। झूठियों को तो खैर वैसे ईमान की हद तक यकीन आ जाता है, लेकिन जो बाकी भी लोग होते हैं ना, उनको भी लग रहा होता है कि जी खान साहब बस आज कॉल दे रहे हैं या कल, क्योंकि खान साहब हमें पता है, खान साहब को बहुत ही पुराना जानते हैं। खान साहब को पता है कि जब यहाँ पर 2014 का धरना था, तो उन्होंने हर वक्त वो धरने की तकरीर में कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा दो, मैं यहाँ पर मर जाऊँगा, नहीं उठूँगा आपका इस्तीफ़ा लिए बग़ैर, यहाँ पे क़यामत आ जाएगी, मैं आपका इस्तीफ़ा लिए बग़ैर नहीं उठूँगा। उनको उस वक्त भी कहा कि खान साहब आखिरी पत्ता बिल्कुल पहले नहीं खेलते होते, आप क्या कह रहे हैं कि ये सूरत हाल, ये तो बड़ी गड़बड़ है। उन्होंने कहा नहीं जी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं यहाँ पे, यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक नवाज़ शरीफ का इस्तीफ़ा नहीं लूँगा। इस्तीफ़ा तो नहीं मिला, वो जाना भी पड़ा उनको, और फिर बड़ा मुश्किल से उनको फेस सेविंग, और मतलब आपको पता है। इसी तरीके से खान साहब बिल्कुल ही ना आखिरी कार्ड खेल देते हैं, जनाब मैं तुम्हें फांसी दे दूँगा हाथ से, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। और ये अमेरिका में खड़े होकर कहा कि जी मैं जाके नवाज़ शरीफ के सेल से, जेल से, उस वक्त नवाज़ शरीफ यहाँ पे जेल में थे, मैं वो AC निकलवाता हूँ। जब यहाँ आए और फिर डॉक्टर्स ने, बाकी लोगों ने कहा कि जी आप उनका AC निकलवाएं, वो मरीज़ हैं, वो इस तरीके से हैं, अगर कल को मसला हो जाता तो आप पे तो वो ख़त्म हो गए। फिर उधर ही वो जो है ना ठुस हो गए। तो खान साहब खड़े होकर बहुत सारी भड़कें मार देते हैं। खान साहब ने यह भी कहा था यहाँ पे इस्लामाबाद में D चौक पे, आपको याद होगा, अभी 25 मई को, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं 6 दिन के बाद फिर आ रहा हूँ। तो याद रखो 6 दिन तक अगर आपने इलेक्शन ना करवाया तो तुम्हारा जो हशर मैं करूँगा वो देखना, मैं 6 दिन में फिर आ रहा हूँ। 6 हफ्ते हो गए। अच्छा, किसी यूथिया ने ये सवाल नहीं उठाया
किस यूथिया वैसे ही उनका अपर चैम्बर तो फारिग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जानवरों के साथ भी अगर इस तरह का इम्तियाजी सलूक हो तो वो भी बाद औक़ात रिएक्शन देते हैं। मतलब मैं तो ख़ुद हैरान हूँ यूथियों की अकल पर, कि यूथियों का अकल तो खैर ईमान बाला तो वैसे ही खाली है, लेकिन कोई सवाल इस तरह से नहीं उठाता कि खान साहब आप पहले जितनी भड़कें मार चुके हैं, आपने एक पे भी अमल दरामद नहीं किया, तो अब आप दोबारा कह रहे हैं जनाब मैं कॉल दूंगा, और अगर आपने कॉल दी भी से असल मसला क्या है। मुझे आप आज ना एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सवाल भेजा, वो बंदा तो मुझे बड़ा सादा सा लग रहा था, लेकिन उन्होंने सवाल किया, फिर मुझे कॉल भी की, कहे नकवी साहब मुझे बस एक बात का जवाब दे दें और अपने वीलाग में दे दें। वो कहते हैं कि मुझे आप ये बताएं कि ये इमरान खान को क्या मसला है आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से। ये सवाल बड़ा रेलेवेंट था। इस सवाल में बहुत हो सकता है उनके सवाल करने में उस वक़्त उनके जहन में वो पहलू ना हो, लेकिन ये सवाल बड़ा गहरा है। वाकई ऐसे ही है कि इमरान खान का, ये मैं अपनी तीसरी और आखिरी स्टोरी पे आ चुका हूँ कि इमरान खान को मसला क्या है आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से। इमरान खान को क्या मुसीबत है भाई? आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट इसी नवाज शरीफ साहब ने सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ़ को अपॉइंट किया। आप देख लें, किसी ने उनके साथ को आउट ऑफ द वे जाके तो कोई फेवर नहीं की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को अपॉइंट किया था, और कुछ 6-7 को सुपरसीड करके किया था। उनका को पता नहीं 7वां 8वां नंबर के 6ठा नंबर था, उनको उस नंबर से उठा के पहले नंबर पे ले आए। वो बड़ी उनकी मालिश पालिश किया करते थे जनरल ज़िया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। एक दफ़ा तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि जनाब वो एक किसी जगह पे फातह खानी के लिए या कहीं पे गए कि जहाँ पे उनको ना शूज़ उतारने पड़े सबको, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठे, फिर कारपेट पे बैठे, कालीन पे बैठे, बाकी लोग बैठे, जनरल ज़िया भी साथ थे। तो जब वो उठे वापस जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो ये ग़ालिबन किसी कालम निगार ने भी लिखा था, शायद नज़ीर नाजी साहब ने लिखा था, ये किसी ने काफ़ी अर्सा पहले मैंने पढ़ा। तो जब वापस वो उठे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो जूते पड़े थे, यार जब बंदा उतारता है तो इस रुख पे उतारता है, फिर जब वो पहनता है तो उसमें, तो जल्दी जल्दी जनरल ज़ियाउल हक ने वो जूते उठा के सीधे कर दिए, यानी कि उनको पहनने में आसानी हो। यहाँ तक भी ये मालिश पालिश करते हैं जब इनका काम फंसा हो तो, और फिर जब वो बन जाते हैं तो फिर आपको पता है फिर वो बड़े बादशाह होते हैं भाई, फिर वो कुछ भी कर पाते हैं। फिर उनको पता है कि फिर जब हम बन जाएंगे तो। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने मालिश पालिश की। मुझे याद है एक लंदन में जब नवाज शरीफ साहब एग्ज़ाइल पे थे, जब सऊदी अरब से लंदन में गए, सऊदी अरब में तो उनकी कोई ख़ास इतनी मुलाकातें नहीं होती थी, या होती भी थी तो बड़ी खुफिया होती होंगी शायद, या इस तरीके से। लेकिन जब वो लंदन में गए तो उस वक़्त कुछ सहाफ़ियों से मुलाकातें होती थीं, और एक सहाफ़ी ने नवाज शरीफ साहब से पूछा कि आपको ये मशवरा किसने दिया था जनरल रहील शरीफ साहब को बनाने का। हालांकि उनको तो वो तो कईयों को आपने सुपरसीड करके, वो जनरल अली कुली ख़ान और उसके बाद तो कईयों को सुपरसीड करके आपने जो है ना जनरल मुशर्रफ को बनाया, तो आपको किसने मशवरा दिया था? बाद में उसी ने आपको छुरा घोंपा, तो फिर उसी जनरल मुशर्रफ ने छुरा घोंप दिया आपकी पीठ में। तो वो बैठे, नवाज शरीफ साहब ने कहते हैं कि यूँ ठंडी एक आह भर के बताया और इशारा किया, साथ ही चौधरी निसार साहब बैठे थे, उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि जी इन्होंने मुझे कहा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को। तो बहरहाल इमरान खान को भी पता है कि जो भी बनता है वो फिर उस बनने के बाद चेंज हो जाता है। तो मकसद कहने का, क्योंकि खान साहब ना बहुत जज्बाती इंसान हैं, उनको जो भी कहता है पेट के कच्चे हैं, कान के कच्चे हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, खान साहब को जो भी बात कहते हैं, हमें याद है कि यहाँ पे धरना के दौरान 2014 में कंटेनर पे खड़े होते थे, एक मैसेज आता, उनको किसी हमारे दोस्त ने मैसेज किया, एक सहाफ़ी ने, कि चीन के सदर ने तो आना ही नहीं। वो ये तो गलत कह रहे हैं, उनका तो प्रोग्राम ही कोई नहीं था। उन्होंने उधर ही कंटेनर से कह दिया कि भाई चीन के सदर ने तो आना ही नहीं था। हालांकि बाद में उनको पता चला कि खान साहब आपको किसने कहा है। वो तो पूरा पहले साल दफ्तर खारजा कॉरेस्पॉन्डेंस करता रहता है, तो फिर इतनी मुश्किल से एक तरह की सुपर पावर उसका सदर आ रहा था और आपने उसको सारा गड़बड़ किया, तो वो तो ऐसे ही मतलब बोल देते हैं। तो मसला ये है कि खान साहब क्यों चाहते हैं, कब तक चाहते हैं ये एक्सटेंशन।
असल में उसके पीछे छुपी कहानी क्या है? पहली बात तो ये है कि मैंने आपको उस दिन DGISPR का भी शार्ट सुनवाया, वीडियोस दिखाई, क्लिप दिखाया, सुनाया। वो कह रहे हैं कि जनाब किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए, ना आर्मी चीफ ना एक्सटेंशन लेंगे ना कबूल करेंगे, ना तो लेने के लिए यानी कि विलिंग होंगे, खुद प्रेशराइज किसी को करेंगे, ना ही वो कबूल करेंगे, और कुछ भी हो जाए वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ये बड़ा कैटेगोरिक एक स्टेटमेंट था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोगों ने कहा जी कुछ उनकी चल रही है बात, वो देना चाहते हैं उनको, जरदारी साहब भी, बाकी नून लीग भी, वगैरह वगैरह, कुछ लोगों ने कहा मुबैना तौर पे चलें। उसके बाद कुछ ने कहा कि जी नहीं वो 6 महीने की ले लेंगे, कोई 190 दिन की इस तरह से ले लेंगे। तो बहरहाल तो मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं, नया आर्मी चीफ ही आएगा और नया आर्मी चीफ ही अपॉइंट होगा। खान साहब क्यों कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए? भाई बात यह है, वही वाली बात है ना, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अगर वो एक्सटेंशन बिलफर्ज अगर वो एक्सटेंशन लेते भी हैं तो फिर वो 6 महीने क्यों लेंगे, फिर वो साल की लेंगे अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं तो। और अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं तो 5 जो है ना जर्नैल, बड़े सीनियर, ये कैसे मैनेज होंगे? बात तो है ना कि भाई तीसरी दफ़ा एक बंदा जो एक्सटेंशन ले तो बाकी हो सकता है एक बैकलैश आ जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब एक पॉसिबिलिटी होती है ना। ठीक, तो ये खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लें? सबसे बड़ी बात कि खान साहब का ज़िद क्या है, क्या ज़िद कर रहे हैं खान साहब कि कब तक लें? तो खान साहब ये चाह रहे हैं, अंदर के ज़राए ने मुझे बताया है, और बिल्कुल जनाब खान साहब निजी महफ़िलों में ये इसका इजहार भी कर चुके हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन तो लें, लेकिन 22-23 अप्रैल से पहले वो रिटायर हो जाएं। आप समझ आ गया आपको? आपको समझ तो आ गई होगी, क्योंकि 22-23 अप्रैल को जनरल फैज़ हमीद साहब रिटायर होना है, और वो कह रहे हैं कि वो 22-23 अप्रैल से पहले इलेक्शन भी हो जाए और नई हुकूमत भी आ जाए, और वो तब तक वो रिटायर हो जाएं, वो भले वो 5 महीने हो या कुछ हो, ताकि किसी तरीके से जब वो नई हुकूमत आए, और ख़ान साहब कह रहे हैं वो नई हुकूमत हमारी होगी और हम जो है ना जनरल फैज़ हमीद को नया आर्मी चीफ फौरी तौर पे अपॉइंट कर देंगे। ठीक हो गया, ये है वो प्लान। और उस हवाले से खान साहब उछल कूद कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि जिनके लिए कह रहे हैं ना, वही साहब ही मुबैना तौर पे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने ही वो चाबी घुमाई हुई है कि यार किसी भी हद तक कुछ भी हो जाए, खान साहब का तो पॉलिटिकल कैरियर हो गया है तबाह। ठीक है, बहुत सारे हवालों से, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। खान साहब की हुकूमत भी गई, खान साहब का पॉलिटिकल कैरियर भी अब डामाडोल है, खान साहब की वो नहीं बनेगी, वो इदारों के साथ भी वो जान चुके हैं इदारे कि यार ये तो बिल्कुल ही सब कुछ गड़बड़ करता है। कम अज़ कम पॉलिटिकल कैरियर अगले 5 साल तक, उसके बाद देखा जाएगा, पाकिस्तान में कुछ हतमी नहीं होता, लेकिन फिर भी तो मकसद कहने का ये है। लेकिन किसी न किसी तरीके से वो उन्होंने एक बयानिया बनाया जो कि एक तरह से वो हुआ है, और किसी न किसी तरीके से मैं अपना उल्लू सीधा कर लूँ और ख़ान साहब को आगे करके इन्हीं के कंधे पे बंदूक चला लूँ, हो सकता है मेरी दाल गल जाए। ये वाले मामलात हैं, ये अंदर की स्टोरी है। बहुत सारे लोग अंदर की स्टोरी इस तरह से नहीं बताते। ठीक हो गया ना? तो अब उनको ख़ान साहब को उन्होंने जनाब आगे लगा के कुछ लोगों ने इसी तरीके से, जिनका अपना कैरियर जो है ना वो ख़ान साहब ने एक तरह से तबाह किया और ख़ान साहब का उन्होंने तबाह किया, और अभी तक भी वो इस उम्मीद में हैं कि हो सकता है कि कोई अप्रैल तक, कोई मार्च तक किसी की रिटायरमेंट हो जाए, कोई पहले इलेक्शन हो जाएं, अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में हो जाएं, बस जनवरी फरवरी तक बन जाए नई हुकूमत और वो हुकूमत ख़ान साहब की आ जाए और वगैरह वगैरह। और ख़ान साहब को कह रहे हैं कि जनाब नया आर्मी चीफ इनको नहीं लगाने देना, और अगर वो अपॉइंट हो गया तो फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी चूँ करने की। अगर वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट हो गया और अनाउंस कर दिया कि जी नया आर्मी चीफ ये है, तो किसी की जुर्रत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर बिल फर्ज एक्सटेंशन होती है तो फिर मैं समझता हूँ, लोग तो कह रहे हैं कि उस वक्त भी सब कुछ स्पेसिफाई हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। हो सकता है फिर इसी तरह की गड़बड़ जारी रहे कम अज़ कम कुछ महीने तक, और अगर नया आ गया तो फिर तो बिल्कुल बात ख़त्म हो गई। ख़ान साहब का सब कुछ बकरी बैठ जाएगी, ये आप देख लीजिएगा।
उनकी भी बकरी बैठ जाएगी अगर नया मेरिट पे अपॉइंट हो जाता है तो, ठीक है ना। वो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी बन जाते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, और आर्मी चीफ भी बन जाते हैं, नए आ जाते हैं और अनाउंसमेंट हो जाती है अभी दिसंबर में या अक्टूबर में या 2 नवंबर को, या जिस तरीके से भी है, ठीक है। वो अगर हो जाते हैं तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर कुछ नहीं होगा, फिर बिल्कुल कोई चूँ चरा नहीं करेगा, वो प्रोसेस एक दफ़ा कंप्लीट हो लेने दें, वो हो जाएगा। अब खान साहब की ये प्लानिंग थी कि जनाब इसी वजह से अभी आप बहुत सारे इंतशार देखेंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि आज दोबारा मौलाना अजीज़ साहब को दोबारा वो लाल मस्जिद पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और दोबारा उसी तरीके से वो गन्ने शने और सारा कुछ, और ये इस्लामाबाद के मरकज़ में। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो अपारा के दफ्तर से चंद फरलांग के फासले पे है, ठीक है ना, चंद किलोमीटर नहीं बल्कि चंद फरलांग के फासले पे है। इसी तरीके से इस्लामाबाद के दिल में, और ये इसके जेस्चर भी बहुत बुरा जाता है, इसके इम्प्रेशंस, इसकी जो वो सारा कुछ एक तासुर होता है, ये बहुत बुरा जाता है कि यार इस्लामाबाद के दिल में इस तरह की बातें फिर तो ये किसने शुरू करवाई। बात ये है ना, किसी को इंतशार चाहिए ना, किसी को ब्लैकमेल, ये वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करना है, कुछ कंट्रोल टावर को भी ब्लैकमेल करना है। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, कुछ दोस्त गिला भी करते हैं, लेकिन मैं कहता रहूँगा क्योंकि मैं लगी लिपटी रखे बगैर मैं सच्ची बात करने का आदी हूँ इंशाअल्लाह। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि फिर इदारे को भी अपने मंजी तले डांग फेरनी चाहिए कि भाई जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं या तो उन लोगों को समझाएं, या अगर समझा नहीं सकते उनका इलाज करें, कुछ तो इस तरीके से वो करें, क्योंकि वो डिसिप्लिनरी यानी कि एक्शन लें उनके ख़िलाफ़। कोई इस तरह की बात करें कि ये जो है इंतशार, हर वक्त आग लगाना, हर वक्त ही किसी की चुटकी काटना, सुई चबोना, एक तरफ सैलाब आया हुआ है, तबाह बर्बाद हो गया मुल्क, अल्लाह माफ़ करे, 70% हिस्सा मुल्क का डूब गया है, इकॉनमी तबाह बर्बाद है, कहाँ कहाँ महंगाई की क्या रेशो है, बाहर से कोई मुल्क पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। IMF ने आज भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि नाक से लकीरें खिंचवाई हैं हमें IMF ने, और तब ये जाके कोई $1.25 अरब दिया है। तो फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक वो कोई इतनी हौसला अफजा पोजीशन तो नहीं है। ऐसे हालात में इंतशार हर वक्त, और ख़ान साहब कहें कि मैं आज चढ़ाई कर रहा हूँ तो कल चढ़ाई कर रहा हूँ, तो जो ख़ान साहब के पीछे हैं तो फिर इदारे को भी चाहिए कि उनका भी कोई, उनके ख़िलाफ़ भी कोई डिसिप्लिन रिएक्शन करें, उनके ख़िलाफ़ भी कोई इस तरीके से कोई कानूनी कार्रवाई करें, कोई इदारा जाती कार्रवाई होनी चाहिए। कि आपके ख़्याल में ख़ान साहब को अकेले ये कर रहे हैं, ख़ान साहब के पीछे कोई नहीं है? बैरूनी ताकतें तो होंगी ही, वो तो डेफिनेटली, वो तो मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है, लेकिन बैरूनी से ज़्यादा जो अंदरूनी चाबियाँ फेर रहे हैं, और फिर यही कि जनाब यहाँ तक कि जी वो तो एक्सटेंशन भी उसके भी राज़ी, बाद में बयान पे एक बैकलैश आया तो मुकर गया, जनाब मैंने तो एक्सटेंशन की बात नहीं की। लेकिन फिर ये भी कहा कि मैंने तो ये कहा कि जब तक सैलाबी पानी नहीं उतरता तब तक अगले आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट मौखर कर दी जाए। तो भाई मौखर कर दी जाए तो उठा के इधर किसी टीचर को या क्लर्क को तो बिठाना नहीं है, बैठे तो फिर यहीं रहेंगे, तो एक्सटेंशन नहीं है तो और ये क्या है? तो अब एक्सटेंशन की तो बात कर रहे हैं ख़ान साहब। तो फिर बात यह है कि वो ख़ान साहब चाह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन उतने तक हो कि इलेक्शन भी हों और एक्सटेंशन भी उतने तक हो कि जब तक जनरल फैज़ की रिटायरमेंट नहीं होती, और अगर वो रिटायरमेंट उससे पहले सब कुछ हो जाता है तो मैं उसको आर्मी चीफ बना दूं। लेकिन वो ख़ान साहब को नहीं पता कि भाई जब बन जाते हैं फिर वो किसी के नहीं होते, फिर वो अपने उस इदारे के साथ ही होते हैं, और फिर वो एक दफ़ा उल्लू सीधा कराना होता है, फिर ये ऐसा मामला नहीं होता। फिर शायद आप ये सोचें कि जनाब मैं कोई बिल्कुल यहाँ पे बैठ के मुग़ल आज़म बन जाऊँगा, वो ऐसा नहीं होगा। वो बहुत एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल होती है। खैर, तो ये सूरत हाल है, मैंने कहा ये आपके अंदर की कहानी है, ये आपको बताऊँगा और इंशाअल्लाह बताता रहूँगा। फ़र्दर भी इस पर जो डेवलपमेंट होगी, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।